न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का आज दिन है और सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर एक बार फिर से टीएमसी ने बाजी मारी है, बाजी मारते हुए दिखाई दे रही है। लगातार नंदीग्राम से अब ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। 206 सीटों पर एक बार फिर से जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपनी सत्ता बचाते हुए 200 के पार चली गई है। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने पीछे छोड़ दिया है। इस बीच बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को बधाई दे दी है उनकी इस सामने दिखाई दे रही जीत के लिए। बंगाल में टीएमसी 206 जबकि भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों पर आगे चल रही है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। असम में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती दिखाई दे रही है। 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वहीं पुडुचेरी में बीजेपी प्लस 12 सीटों पर आगे है। ये तस्वीर अभी रुझानों की जो हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर। थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया ने बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष से बातचीत की। बातचीत के दौरान दिलीप घोष अब भी पूर्ण बहुमत की बातचीत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, ये जिक्र कर रहे हैं कि अभी नतीजों का इंतजार करना होगा। दिलीप घोष जी कैसे आकलन करेंगे इन परिणामों का? क्या आपको भी लगता है कि आपके पूरे कैलकुलेशंस गलत साबित हो गए इन चुनाव में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव का नतीजा अभी तक आया नहीं है। कहीं 15%, 20% वोट का भी काउंटिंग हुआ है। इसलिए जो ट्रेंड चल रहा है, सुबह जैसा आया था एक प्रकार ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, ये दूसरा ट्रेंड चल रहा है। तो अभी रात 10 बजे तो काउंटिंग होगा। इस बार 27 राउंड होगा, तो इसमें कई 4, 5, 6 राउंड हुआ है। इसलिए इसका जो ट्रेंड है उसमें 200, 400, 1000, 1500 वोट्स में आगे पीछे हो रहा है मैक्सिमम सीट। तो इसलिए इसका ऊपर कोई निर्णय लेके चर्चा करना मुझे लगता नहीं कि ठीक है। 50% वोट का काउंटिंग होने के बाद एक पता चलेगा कि किधर जा रहे हैं। दिलीप जी, आपसे समझने के लिए मैं जानना चाहूंगा 50% वोट्स की काउंटिंग कितनी हो जाएगी, कब तक हो जाएगी और कितने राउंड्स हो चुके हैं? और खुद व्यक्तिगत तौर पर चूंकि आप सारथी थे पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के रथ के, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपका क्या कैलकुलेशन है? बीजेपी को कहां तक जाना चाहिए इन चुनाव में? बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। उसी तैयारी के साथ हमने वोटिंग और लड़ाई शुरू की और लोगों ने भी उसी दिशा में वोटिंग किया है। और पिछले 50 साल में बंगाल में सबसे पीसफुल चुनाव हुआ है। एक ही बूथ में केवल रिपोलिंग हुआ था। तो लोग परिवर्तन की तरफ वोटिंग किया है और इसीलिए अभी जो चुनाव का काउंटिंग हो रहा है वो 4, 5 राउंड, 6 राउंड हुआ है। कम से कम 14, 15 राउंड होने का बाद 50% वोट हो जाएगा, तब एक प्रकार स्टेबल होगा कि क्या है। अभी तो हर 2-3 राउंड में रिजल्ट बदल जाता है, हर सीट में अप डाउन हो रहा है। इसलिए इस पर बोलना अभी थोड़ी सी मुश्किल है। अब 205 टीएमसी के हैं, 83 बीजेपी आगे है, तो आपको लगता है लगभग 110, 112 सीटों का फासला बीजेपी पाट पाएगी? दिलीप घोष जी, बहुत बड़ा फासला है ये। नहीं, उतना आधा सीट अगर इधर आ जाए तो हो ही गया। जितना फासला है उसका बीच में अगर इधर से उधर हो जाए 50%, तो फिर तो रिजल्ट हो ही गया। और मुझे उम्मीद है अभी भी समय है रिजल्ट बदलने के लिए। लेकिन क्या दिलीप दा, आपने एक्सपेक्ट किया था कि शुरुआती रुझानों में टीएमसी 205 सीटों तक पहुंच जाएगी, बहुमत से लगभग 50-55 सीटें आगे? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? क्या आपने उम्मीद की थी ऐसी? नहीं, जब शुरू हुआ रुझान, देखिए उस समय नेक टू नेक फाइट था। 150 के ऊपर, 150 के नीचे ऐसा था। लेकिन बाद में फिर बदला है। कई सीटों में जहां हम जीते थे लोकसभा के समय, वहां थोड़ी थोड़ी वोट से हमें पीछे जा रहे हैं। और जो संख्यालघु इलाका है उसमें कांग्रेस और सीपीएम का जो गढ़ था, उन्होंने पूरा मैदान छोड़ दिया टीएमसी। चुनाव प्रचार में मैंने कहीं नहीं देखा उनको। और अभी भी नतीजा जो आ रहा है उसमें ऐसे करीब 50 सीट होंगे जो जहां उनका 40-45 उसके ऊपर सीट था और दोनों मिलाकर 60 से ऊपर सीट था, वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण है, इसका एक एडजस्टमेंट भी हुआ है कांग्रेस के साथ टीएमसी के। इसलिए उसके कोई कांग्रेस का सीनियर लीडर आए नहीं दिल्ली से। राहुल बाबू एक ही बार आए थे। यहाँ प्रदेश के भी बड़े नेता को जो मैदान में हम लोग नहीं देखा है। ये लगता है इसका भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई सेटिंग हुआ होगा जिसका नतीजा ये आ रहा है। हम अपने जो कोर इलाका उसमें मैदान में अभी टिके हुए हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रही वोट। मुझे लगता है कि ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में 121 सीट में हम आगे थे उसको हम पार करें।
दादा एक बात आपसे समझना चाहूंगा, आप लोगों ने बड़े जोर से तुष्टीकरण का मुद्दा उठाया था। आपने कहा था ममता दीदी जय श्री राम नहीं बोलने देती, फिर सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी पे जो प्रोग्राम हुआ वो नाराज होकर चली गई, वो एक बड़ा मुद्दा बना। क्या आपको लगता है जो आपका हिंदुत्व का प्लान था उसको बंगाल के हिंदुओं ने रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुसलमानों के वोट ममता बनर्जी को मिलते तुष्टीकरण के नाम पर और हिंदुओं के वोट आपको, जबकि ऐसा लगता है मेजॉरिटी हिंदू वोट मुसलमानों के साथ साथ ममता बनर्जी को क्या है। तो क्या आपका तुष्टीकरण का मामला काम नहीं कर पाया, तुष्टीकरण का प्लान, तुष्टीकरण का मुद्दा काम नहीं कर पाया? नहीं, देखिए उन्होंने पहले स्वीकार किया था कि 30% वोट लेके हम उतर रहे हैं, तो उनका टारगेट था 30% वोट और मैक्सिमम वोट उनको गया है, इसमें कोई शक नहीं है, पहले चुनाव में भी गया था। इस बार कांग्रेस सीपीएम का जो इस प्रकार वोट है वो उधर गया है, कुछ हमारी तरफ आए हैं, तो इसलिए हम तो वोट मिला है तभी तो हम टक्कर दे रहे हैं नेक टू नेक, नहीं तो बहुत ज्यादा फैसला हो जाता, हम कहीं दिखते नहीं। हम 2 सीट से 100 की तरफ पहुंचे हैं और इसलिए लड़ाई में तो हम मैदान में है ही हैं और हम ही हैं उनके सामने, और कोई नहीं है, बाकी लोग गायब। तो इसलिए नतीजा एकदम से आ गया ऐसा नहीं है और हम इसका कोई परिणाम नहीं हुआ ये भी बोलना मुश्किल है। तो ये थोड़ी देर पहले की बातचीत थी, दीपक जी की बातचीत थी दिलीप घोष से, और उस बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अभी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, आखिरी नतीजों का इंतजार करते हैं, तस्वीर बदलेगी, ये उनका भरोसा है। लेकिन एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर आप नजर डालिए, जो ग्राफिक्स है, जो अभी की स्थिति है, टीएमसी 206 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 83 सीटों पर। एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी पश्चिम बंगाल का जो ट्रेंड रहा है, सत्ता में वापसी कर रही है 200 से ज्यादा सीटों के साथ। तो ये फिलहाल की तस्वीर है, असम की तस्वीर, बीजेपी सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। केरल की तस्वीर भी हमने रखी है टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एलडीएफ को एक बार फिर से सत्ता संभालने का मौका मिल रहा है। तो ये अभी की फिलहाल मौजूदा स्थिति है। लेकिन आशुतोष, कई सारे बीजेपी के बड़े चेहरे, बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी वो पीछे चल रही हैं, स्वपन दास गुप्ता वो पीछे चल रहे हैं, बाबुल सुप्रियो वो पीछे चल रहे हैं, रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य जो पहले टीएमसी में थे इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं, अशोक डिंडा, ऐसे तमाम चेहरे हैं। और आखिरी समय में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर काफी चर्चा हुई, खुद प्रधानमंत्री मोदी की रैली में वो मंच पर थे, अलग अलग जगहों पर रोड शो किया, ये सारे दांव फेल हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत थी, उनका जो सांगठनिक ढांचा वो उतना मजबूत नहीं है, और सांगठनिक ढांचा न मजबूत होना ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाएं या फिर मध्य प्रदेश में देखें, राजस्थान में देखें, गुजरात में देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी बहुत मजबूत है और आरएसएस का नेटवर्क भी बहुत मजबूत है। तो पश्चिम बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि वहां का सांगठनिक ढांचा मजबूत नहीं था। आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन से इन्होंने एक अपील भी की थी, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, पिटीशन भी किया था कि बहुत सारे बूथ पर जो बाहर के लोग हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के लोग हैं या उस बूथ से बाहर के लोग हैं, उनको वहां बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिसकी इजाजत इलेक्शन कमीशन ने दी थी। ये उनकी कमजोरी का प्रतीक था। जहां तक स्वपन दास गुप्ता, लॉकेट चटर्जी, ये स्थानीय नेता तो हो सकते हैं, और स्वपन दास गुप्ता तो स्थानीय नेता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी जमीन में उतर कोई पॉलिटिक्स की नहीं, तो इनके पीछे होने पर मुझे किसी तरीके की हैरानी नहीं होती। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव जो है वो 70% पार्टी के नाम पे लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव करीब 40 से 50% जो है वो पार्टी के नाम पे लड़ा जाता है, लेकिन जो स्थानीय चुनाव होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, वो 20% जो है पार्टी के नाम पे होते हैं, बाकी उस पे। तो अगर पार्टी विधानसभा के चुनाव में अगर अच्छा नहीं कर रही है, तो इन कैंडिडेट के खिलाफ भी अगर वो हार रहे हैं या हारते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे कोई हैरानी नहीं नजर आती इसमें। ठीक है, राहुल देव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल देव जी, जब मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव कवर करने के लिए गया हुआ था, नॉर्थ बंगाल पूरा मैंने विजिट किया, खुद टीएमसी के लोग कहते थे हमें ज्यादा नुकसान होगा, 60 से 70 सीटों का हमें नुकसान हो सकता है। हालांकि वो ये दावा जरूर कर रहे थे कि वो सत्ता में वापसी करेंगे। 206 सीटें तो खुद टीएमसी के लोग नहीं सोच रहे थे। क्या बड़ी बातें, मैं चाहूंगा आप जरूर उसकी चर्चा सबसे पहले जो बीजेपी के खिलाफ चली गई पूरी तरीके से। देखिए, मैं बीजेपी के प्रदर्शन को काफी प्रभावशाली रूप में देखता हूं। 3 सीटों से यहां तक पहुंचना ये छोटी उपलब्धि नहीं है किसी भी ऐसी पार्टी के लिए जो अपनी संस्कृति में, अपनी भाषा में स्थानीय नहीं है एक तरह से। तो लेकिन उन्होंने जो दावे कर रहे थे, अमित शाह जी जो 200 सीटों के दावे कर रहे थे, वो जाहिर है अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बनाने के लिए और जनता में माहौल बनाने के लिए कर रहे थे। लेकिन जो उसके साथ है कुछ बहुत बुनियादी कमियां थी बीजेपी के साथ। उसके पास कोई बड़ा ममता बनर्जी से टक्कर लेने वाला स्थानीय नेता नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, उतना मजबूत कोई नेता नहीं था।
उनके जितने बड़े नेता थे उन्होंने सारी ताकत जरूर लगाई, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत और हथियार थे, यानी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा जी, ये तीनों हिंदी भाषी नेता थे। ये वहां पर जाकर हिंदी में बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बंगाली अस्मिता, बंगाली भाषा की अस्मिता और बंगाली संस्कृति की अस्मिता, ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाली चीजें हैं जो हिंदी क्षेत्र के नेताओं को उतना नहीं समझ में आती है। आप दक्षिण में भी ये स्थिति पाते हैं। और तीसरी चीज ये कि उनके पास उस तरह का जिस तरह का सीपीएम ने 30-35 साल में कैडर बनाया और उसके बाद उस पूरे के पूरे कैडर को लेकर टीएमसी ने अपना लिया और उन्हीं तौर तरीकों के आधार पर अपना नीचे से ऊपर तक एक राजनीतिक ढांचा खड़ा किया, वो ढांचा बीजेपी के पास नहीं था। तो आशुतोष जिसे कह रहे हैं कि उनके पास उस तरह के कार्यकर्ता नहीं थे, कैडर नहीं था, तो इसमें एक तत्व ये है। और तीसरी बात ये कि महिला वोट भी एक ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा आधार रहा है और मुझे दिखता है कि महिला वोट उनको काफी बड़ी संख्या में ममता बनर्जी को मिला है। और चौथी बात यह है कि जो मुस्लिम वोट था। ठीक है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकता हूं राहुल जी। बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ये होगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं तो इस बात का इंतजार जरूर था कि ममता बनर्जी आज कब सामने आती हैं, क्या वो बोलती हैं। तो शाम को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हालांकि अभी एग्जैक्ट समय नहीं बताया गया कि ये किस टाइम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जैसे ये जानकारी आती है अपडेट करेंगे। ममता बनर्जी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। फिलहाल नंदीग्राम से वो आगे चल रही हैं, 206 सीटों पर उनकी पार्टी आगे चल रही है, सत्ता में जोरदार तरीके से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। तमाम रस्साकशी चली इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान, उसकी चर्चा आगे चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल शाम का इंतजार जरूर रहेगा जब ममता बनर्जी सामने आती हैं, क्या कुछ बोलती हैं इस बात पर नजर रहेगी। कोरोना के बारे में भी क्या कुछ वो कहती हैं, क्योंकि अब जैसे चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई, नतीजों के आने से ठीक पहले जब वोटिंग समाप्त हुई, सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर। तो इंतजार रहेगा ममता बनर्जी शाम को क्या कुछ वो बोलती हैं। लेकिन फिलहाल एक तस्वीर जो हमने लगातार अब से थोड़ी देर पहले दिखाई भी है, जश्न मनाने की तस्वीरें आ रही हैं। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के सामने पहुंच गए, वहां पर उन्होंने जश्न मनाया है। इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लिया है और यह नोटिस जारी किया है राज्य में कि जो भी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उस इलाके में, उन पर भी कार्रवाई की जाए और खुद मुख्य सचिव इसको देखें। लेकिन मोहम्मद अमीन जी, ये जिम्मेदारी और ये सवाल पार्टियों से भी होनी चाहिए कि आपके कार्यकर्ता जब ये पहले से तय था कि जश्न नहीं मनाना है तो कैसे पहुंच गए, कैसे बाहर निकल गए? देखिए, सबसे पहले ही जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले ही सारे नेताओं से ये अपेक्षा की जाती है, चुनाव आयोग चाहता है वो सहयोग करेंगे। बिना उन लोगों के सहयोग किए, वो अपने स्टार प्रचारक होते हैं, कोई चीज संभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो जनता के साथ रहते हैं। अब जहां तक सवाल, अभी आप ये कह रहे थे कि अभी चर्चा सुबह शुरू हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ने सख्ती नहीं दिखाई है और आपने शॉर्ट दिखलाए थे। लेकिन क्या है कि देखिए, उसमें जब देखा गया चुनाव आयोग ने कि जब वहां पर लोकल हमारे अधिकारी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उतना सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तब ये सख्त आदेश मुख्य सचिव के थ्रू निकाले गए हैं। और लेकिन हम एक बात ये भी और जानना चाहेंगे कि ये जो इनके नेता हैं हर दलों के, उनको चाहिए कि जो इतनी भयंकर स्थिति है वो अपने अपने वर्करों को, अपनी जनता को संदेश दें और संभालने की कोशिश करें। लेकिन यहीं पर मेरे एक चीज और भी है, ये इलेक्शन कमीशन को हर स्थिति पे बदनाम करने की कोशिश की गई जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था। मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी क्या इलेक्शन कमीशन से माफी मांगेंगी, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। नंबर 3, क्या हमारे सुरक्षा कर्मचारियों ने जिन पे ये आरोप लगाया था कि उन्होंने वोट डालने से रोका है, तो ये वोट अब कहां से आ गए ममता बनर्जी के खाते में, हमें ये जानना चाहिए और बताना चाहिए उन लोगों को कि अब ये क्या कहेंगे कि कहां से इनके पास वोट आए जब हमारे सुरक्षा कर्मियों ने रोका है। ये बदनाम करने की कोशिश हर समय की गई है इलेक्शन कमीशन को और बार बार की गई है, लेकिन हर कमीशन डरता नहीं है और निष्पक्ष चुनाव कराता है, जिसका एक उदाहरण उनके सामने आ चुका है। ठीक है, चुनाव निष्पक्ष कराता है, लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि जो कोरोना नियम थे उन नियमों का पालन नहीं करवाया गया, जिसको लेकर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। ये भी इस देश की जनता ने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आशुतोष जी, कहा यह जाता है कि बंगाली रसगुल्लों की चाशनी अगर एक बार कपड़ों पर गिर जाए तो जल्दी छूटती नहीं है। बंगाल की जो सत्ता की सियासत है कमोबेश ऐसा ही है, एक बार जो आ जाता है वो छा जाता है और लंबे समय तक राज करता है। उसी का ट्रेंड एक बार फिर से देखने को मिला, जिस तरीके से टीएमसी को जीत मिली। शाम को ममता बनर्जी वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। माने कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतनी तलखी देखने को ना मिले, जीत पर बोलें, जनता का शुक्रिया अदा करें, कोरोना पर बातचीत करें।
देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक तासीर है। वो तासीर ये कि वहाँ का वोटर बहुत स्पष्ट होता है और उसका एक बहुत सोचा समझा फैसला होता है। वो जल्दी से अपने उसकी जो अफिलिएशन होती है वो चेंज नहीं करता। आपने देखा कि 34 साल पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी और ऐसा नहीं था कि कोई बहुत शानदार काम सीपीएम की सरकार ने किया या ज्योति बसु ने कोई बहुत शानदार काम किया जिसकी वजह से उनको वहां पे सत्ता में रहना चाहिए। लेकिन चूंकि वो कमिटेड वोटर था, वो कमिटेड वोटर को धीरे धीरे खिसकने में बहुत वक्त लगा। यही हाल आप ममता बनर्जी के बारे में भी आप कह सकते हैं कि पिछले 15-10 सालों से लगातार जो उनका कमिटेड वोटर है वो ममता बनर्जी के साथ है। अगर आप देखें 2011 का विधानसभा का चुनाव, 2014 लोकसभा का चुनाव, 2016 विधानसभा का चुनाव, 2019 विधानसभा का चुनाव, तो वहां पर ममता बनर्जी का जो वोट शेयर है वो 42% से लेकर 45% तक इंटैक्ट रहता है। और इस चुनाव में मेरी जो सबसे बड़ी दिलचस्पी थी, जिज्ञासा थी, वो ये क्या ममता बनर्जी का वोटर कम हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के वोटर को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो पाती है, नहीं कामयाब होती है। जो नतीजे आए हैं उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ममता विरोधी वोटर था वो तो बीजेपी के साथ गया, लेकिन जो ममता का समर्थक वोटर था उसमें इजाफा ही हुआ है, उसमें कमी नहीं आई है। आप देखिए 2019 में भी जब भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिली, 40% वोट मिला था, उस वक्त भी ममता बनर्जी को 44% वोट मिला था। उनका जो विधानसभा की तुलना में जो उनका वोट प्रतिशत था वो 1.5 से 2% बढ़ा था। तो ये पश्चिम बंगाल के वोटरों की एक कमिटमेंट है। जो एक पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो आसानी से छोड़ते नहीं है। ठीक है राहुल जी, क्या ये कमिटमेंट 3 से 83 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है, तो ये कमिटमेंट अब टूट रहा है? दूसरा ये कि जो 4M फैक्टर की बातचीत हुई है पश्चिम बंगाल की सियासत में, मतवा, मुस्लिम महिला और खुद ममता बनर्जी एक फैक्टर, ये बीजेपी की हर रणनीति पर भारी पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा समांतर ध्रुव बनकर उभर गई है। ये एक बड़ा परिवर्तन है, वहां की राजनीति में दूरगामी परिवर्तन है जी। और बीजेपी ने अब तक की जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां थी वहां पर पूरे वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस दोनों को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है। वो उनका ज्यादा बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ है। उनका एक हिस्सा मैं समझता हूँ कि उनका जो मुस्लिम वोट रहा है वो टीएमसी को गया है। ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अब जो 33 साल वाली पार्टी थी, शासन वाली पार्टी है, उससे पहले जिसने 20 साल शासन किया वहां पर, वो दोनों पार्टियां लगभग अप्रासंगिक सी हो गई हैं। तो ये भी दूरगामी राजनीति को देखते हुए एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, गहरा परिवर्तन है। अब बीजेपी इस स्थिति में आ गई है, उसने ये सिद्ध कर दिया है कि वो अगले चुनाव में सत्ता तक पहुंचने की दावेदारी कर सकती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उम्मीद मुझे भी नहीं थी और शायद किसी को नहीं रही होगी कि वो इस बार ही सत्ता में पहुंच जाए। ठीक है दीपक सर, राजीव जेटली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करते हैं। दीपक सर, इन जो M फैक्टर्स की बातचीत हो रही है, मतवा, मुस्लिम महिला, वाकई जब नतीजे आ जाएंगे तो ये देखना तो दिलचस्प रहेगा इनमें से कितनों ने किसको वोट किया। बिल्कुल राकेश, ये तो महत्वपूर्ण होगा ही, लेकिन हमको एक और महत्वपूर्ण एंगल है जिसको भूलना नहीं चाहिए। अब मुझे लगता है कि उसको विश्लेषण में लाना चाहिए, वो है कांग्रेस पार्टी। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? असम में नंबर 2 पर है, डीएमके के साथ जूनियर पार्टनर है, बंगाल में पूरी तरह साफ है, पौडीचेरी में कांग्रेस 4 पर है, और इसके साथ ही साथ केरल की अगर बात की जाए जहां पर काफी कुछ दांव पर लगा हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वहां पर भी नंबर 2 की पोजीशन पे सरकार नहीं बना पा रही है। इसका असर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में क्या पड़ेगा, खासतौर से केरल का, क्योंकि हमको यह भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनना है। जून जुलाई में प्रक्रिया होनी है। राहुल गांधी ने कल पीटीआई को इंटरव्यू में कहा है कि जून जुलाई में प्रक्रिया होगी और अगर पार्टी चाहेगी तो कोई भी नेता बनेगा और मुझे कहेगी तो मैं भी नेता बनूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए इसके क्या मायने हैं, कांग्रेस पार्टी यहां से कहां जाएगी, मेरे ख्याल से इसका विश्लेषण करना भी आने वाले समय के लिए, आने वाले देश की राजनीति के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा। क्योंकि हम एक तरफ बोल रहे हैं कि क्या ममता मोदी विरोधी ताकतों को एक साथ ले पाएंगी, तब राहुल गांधी का क्या रोल होगा? क्या राहुल गांधी जूनियर पार्टनर के तौर पर अपने आप को स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है कि अभी ये भी एस्पेक्ट है इस चुनाव का जिसको आगे चलकर हमको विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आगे चलकर विश्लेषण करना चाहिए। राजीव जेटली, दावे 200 पार के थे, नारे भी इसी हिसाब से थे,
मतुआ वोटर्स पर काफी दांव था, राजवंशियों पर काफी दांव था। चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जब बांग्लादेश पहुंचे उसको लेकर काफी विवाद हुआ जब वहां पर मतुआ समुदाय के बीच गए, लेकिन लगता है ये सारे जो दांव थे वो फेल साबित हो रहे हैं। सत्ता के करीब नहीं पहुंचे आप लोग। नहीं, फेल कैसे साबित हो रहे हैं? 83 नंबर आपके बोर्ड के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, 80 फालतू हैं। 3 थे हम, 3 के बाद 80 पर आए। 80 के बीच में जो जो चुनौतियां हमने पश्चिम बंगाल में देखी हैं उसको मैं अगर चैनल पे डिफाइन करूं तो बहुत अलग टाइप की चुनौतियां। कितना प्रतिशत वोट ऐसा जो ये महसूस कर रहा होगा कि अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ गई और टीएमसी ना आ पाई तो हमारा क्या होगा? ऐसा भी पश्चिम बंगाल का व्यक्ति सोचता है। ऐसा भी माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिला। बहुत सारा ऐसा काडर था जो डर के भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाता था, अपने घर पे झंडा नहीं लगाता था। उसको ऐसा लगता था कि मेरे घर में कहीं आग न लगा दी जाए। ऐसा भी वोटर पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन हाँ, एक शुरुआत हुई है। पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा की गारंटी अब हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पश्चिम बंगाल की जनता बार बार ये बात कह रही थी कि दादा को लाई नहीं तो दीदी हमारी हालत खराब कर देगी। अभी डर इस बात का नहीं है कि इसको कितनी सीटें मिली, डर इस बात का है कि क्या अभी भी दीदी उस राजनीतिक वायलेंस को जारी रखेगी, क्या वो अभी भी भेदभाव की बदले की राजनीति करेंगी। और अगर नहीं करेंगी, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन आज देखने को मिला है। जिस पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री, विकास, उद्योग ये बातें नहीं होती थी, जहाँ पे धर्म केवल विचारधारा का माना जाता था, उसमें विकास की बातें, इंडस्ट्री की बातें भी अब तृणमूल कांग्रेस को करनी पड़ रही है और करनी पड़ रही थी। जिस पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़े समुदाय को दरकिनार कर दिया गया था, अब उनको भी, जो भी राजनीतिक पार्टी होगी, उनका भी अब उसको ख्याल करना पड़ेगा। उनको भी उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी और उनके अधिकार देने पड़ेंगे। कैसे इसे हम कह सकते हैं कि हमारी एंट्री नहीं? हमारी एंट्री हो चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर। एंट्री को कोई मना नहीं कर रहा है, भारी एंट्री को कोई मना नहीं कर रहा है राजीव जेटली, लेकिन जिस तरीके से जो बातें थी, बड़े चेहरे टीएमसी से लाए गए, मिथुन चक्रवर्ती घूम घूम कर उन्होंने जबरदस्त तरीके से रोड शो किया, दल बदल कर जो इस चुनाव से पहले जो नेता आपके साथ आए, राजीव बनर्जी की बातचीत करें या वैशाली डालमिया की बातचीत करें या रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य की बातचीत करें, अरिंदम भट्टाचार्य की बातचीत करें, विश्वजीत कुंडू की बातचीत करें, ये सारे बड़े चेहरे जो छोड़कर आए थे वो पीछे चल रहे हैं। तो उस लिहाज से मेरा ये सवाल था। देखिए, 2 बातें हैं। जो आप बड़े चेहरे कह रहे हैं, बड़े चेहरे जीत भी रहे हैं, बड़े चेहरे लूज भी कर रहे हैं, हार भी रहे हैं। लेकिन बड़े चेहरे या तृणमूल कांग्रेस से जो चेहरे आए हैं उनकी अलग वजहें हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने ये इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने कहा था कि ये अब पार्टी जो है वो हमारी नहीं रह गई है। तृणमूल कांग्रेस वो केवल पीसी और भाईपों की पार्टी रह गई है, मतलब बुआ और भतीजे की पार्टी रह गई है। और 3 लोगों ने इस पार्टी को चलाया। एक तो बाहर से आए डेपुटेशन में, पीके जिसे कहते हैं, उन्होंने आके बताया कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे घूमना है, कैसे फिरना है, कौन से कपड़े पहनने थे, जिसकी खिलाफत हम नहीं कर रहे थे, तो उनके अपने नेता कर रहे थे कि ये हमें राजनीति सिखा रहे हैं। तो उस तरीके का माहौल वहाँ बनाया गया था। एनीवे वो चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता को उनके अधिकार दिलवाने और उस लड़ाई को हम कायम रखेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में पश्चिम बंगाल के अंदर अपने विधायक लेके आई है और हमारे विधायक हमारी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जो एक तरफा पिछली बार आपने देखा था कि एक तरफा सरकार थी, एक तरफा मामला था, विपक्ष में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई थी, इसलिए जो भी वो चाहते थे वो हो रहा था। अब जो भी वो चाहते हैं वो नहीं हो पाए। ठीक है, लगातार बड़ी खबर फैसला आपका, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिताजी का निधन हो गया है। कोरोना की वजह से सत्येंद्र जैन के पिताजी का निधन हो गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, ये दुखद खबर, सत्येंद्र जैन के पिताजी का निधन। स्वास्थ्य मंत्री के पिता कई दिन से इस बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री लगातार काम पर थे, अपना काम कर रहे थे। वो उनसे अस्पताल में मिलने भी जाते थे, लेकिन अब ये दुखद खबर आई है कि उनके पिता ने जो है वो आज अंतिम सांस ली है। खुद मुख्यमंत्री ने भी अपना दुख जताया है और बाकी लोगों ने भी अपना दुख जताया है, लेकिन अभी जो सूचना है वो बहुत ही दुखद है कि खुद स्वास्थ्य मंत्री के पिता भी इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हार गए।
बिल्कुल निश्चित तौर पर यह दुखद खबर है और लगातार कोरोना की वजह से मौतों का आंकड़ा दिल्ली में खास तौर पर बढ़ रहा है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 412 लोगों की मौत हुई है। और अब दुखद खबर यह आई है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहित, लगातार दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा इस कदर बड़ा है राकेश, मैं आपको आता हूं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है मोहित, आता हूं आपके पास। हरियाणा में 7 दिन का पूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा ने बड़ा फैसला लिया है बढ़ते कोरोना के केसों के मद्देनजर। 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होगा, यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी चीज की बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमसे जुड़ने के लिए। तो ये 2 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। हरियाणा में जहां पर 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होगा कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए। चलिए एक बार फिर से फैसला आपका। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो सामने आ रहे हैं उसका रुख करते हैं और लगातार अलग अलग राज्यों की तस्वीर क्या है वो हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर है, टीएमसी 206 सीटों पर आगे, बीजेपी 83 सीटों पर आगे। नंदीग्राम से ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है, फासला बहुत ज्यादा है नहीं। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने पीछे जरूर छोड़ा है, लेकिन अभी 2000 से कम वोटों का ये फासला है। शरद पवार और अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को बधाई दी है। लगातार बधाई देने वालों का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बधाई दे दी है और उन्होंने तंज भी कसा है कि दीदी और दीदी का भी जवाब मिल गया है। धीरेन्द्र पुंडीर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल देव जी हमारे साथ हैं सबसे पहले, और श्री प्रपंच भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फील्ड पर चलते हैं। धीरेन्द्र, क्या जानकारी अपडेट आपका कोलकाता से, क्योंकि कोलकाता में एक बीच गतिविधियां बढ़ने लगी थी। शाम को यह भी जानकारी है ममता बनर्जी वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कितने बजे होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि इस वक्त कोलकाता में आंधी चल रही है। ये मेरे वीजे आपको दिखाएंगे। मौसम अचानक बदल गया है, ये आंधी पूरी चल रही है। अभी तक सिर्फ हम लोग इसको राजनीतिक आंधी देख रहे थे, लेकिन अब ये थोड़ा मौसम भी बदल गया है यहाँ, और ये काफ़ी बदलाव का मुझे लगता है कि पहले राजनीतिक आंधी चली और अब ये आंधी भी चल रही है। इसी बीच में अगर हम लोग देखते हैं ममता बनर्जी कुछ ही देर बाद, क्योंकि सब लोग नतीजों का इंतजार कर रहे हैं राकेश, और उनके समर्थक जरूर अब आपको गाड़ी में सड़कों पर थोड़ा झंडा लेकर लहराते हुए जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है चुनाव आयोग की सख्ती अभी असर कर रही है और उस तरह से वो निकले हैं जरूर। कुछ छोटे छोटे समुदायों में निकलते हैं, कुछ समूह में निकलते हैं और उसमें एक दूसरे को गलाल और वो लगाकर फिर वापस जा रहे हैं, लेकिन उत्साह है, तमाम चीज़ें दिख रही हैं और इंतजार सबको ये है कि कब ममता बनर्जी आती हैं और वो इस पूरे उस पर अपने बयान अपना वो रखती है। अपना जो उन्होंने पूरा चुनावी कैंपेन को देखा, जितनी हाई वोल्टेज चुनावी कैंपेन हुई जिसमें कड़वाहट की बातें रही, अब वो उनको किस तरह लेती हैं और किस तरह से कोरोना के जो जिस तरह का खतरा यहाँ बढ़ रहा है उसका रोड मैप आगे क्या रखती हैं। तो कुछ ही देर बाद सभी लोगों को इंतजार है कि कब वो सामने आएंगी और उसके बाद वो बोलेंगी, तो इस बार इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है नंदीग्राम का उतार चढ़ाव भी अभी लोग बहुत क्लोजली देख रहे हैं और इसीलिए शायद वो भी अभी तमाम लोग देख रहे होंगे कि इसका नतीजा आखिर में क्या रहता है। इसके अलावा वैसे तो कम से कम हम इन रुझानों के हिसाब से कह सकते हैं कि टीएमसी आ चुकी है, तो उनके समर्थक इसको एक आखिरी फैसला मानकर सड़कों पर भी हैं। चलिए, इस आदि का असर कम से कम ये हो कि जो अब तक तपिश थी मौसम में, वो तपिश थोड़ी सी शांत हो, मौसम ठंडा हो और राजनीतिक तपिश भी शांत हो। धीरेन्द्र, आपका हम फिर से रुक करेंगे। श्री प्रपंच भी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री प्रपंच, बताइए क्या अपडेट जानकारी आपके पास नतीजों को लेकर, और साथ ही चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है तो उसका असर कुछ हुआ है क्या, जो लोग बाहर से जश्न मना रहे थे उन पर? तमिलनाडु के लिए एक बहुत ही अहम इनफैक्ट चुनाव है, क्योंकि जयललिता और करुणानिधि के बिना ये चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं उनके बाद, उनके निधन के बाद ये पहला चुनाव है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो डीएमके लीडिंग में है, 151 सीट्स में डीएमके लीडिंग में है। हाफ वे मार्क 118 है, उसको अच्छी तरह बहुत कंफर्टेबली डीएमके ने खुद क्रॉस किया है और इनफैक्ट एडीएमके ने सिर्फ 81 सीट्स में लीडिंग में रखा है और एमएनए मक्कल नीधि मय्यम यानी कमला हासन की पार्टी ने 1 सीट पर लीडिंग रखी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 130 के मुताबिक अगर डीएमके के पार्टी ऑफिस को देखा था तो यहाँ पे एक जश्न का माहौल था। आपने सवाल पूछा था कि अभी क्या शक्ति है यहाँ पे इसी जगह पे कुछ देर पहले आप देख सकते थे कि यहाँ पे जश्न का माहौल था। हमने खुद यहाँ पे दिखाया था कि लोग यहाँ पे मास्क पहने बिना यहाँ पे गले मिल रहे थे, डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। मगर अब देख सकते हैं कि
इलेक्शन कमीशन के आदेश आने के बाद पुलिस ने अभी सख्ती दिखाई है। यहाँ के सभी समर्थकों कार्यकर्ताओं को इस पार्टी ऑफिस से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आज संडे का कंपलसरी लॉकडाउन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोगों को बाहर जाने के लिए बोल दिया है। काउंटिंग सेंटर्स में इनफैक्ट जो रेगुलेशंस है वो फॉलो किया जा रहा था, मगर पार्टी ऑफिस के बाहर थोड़ा जश्न का माहौल देखने को मिला था। रोड्स को ब्लॉक किए जा रहे थे पार्टी के कार्डर्स, उन सभी लोगों को वहाँ से निकाल दिया है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे शांतिपूर्ण माहौल है। यहाँ पे डीएमके लीड कर रहा है, मगर आप देख सकते हैं कि पार्टी का हेडक्वार्टर्स कितना शांत है। साथ ही साथ अगर पुदुचेरी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको बता दें कि पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस बीजेपी के साथ लीडिंग में है। और यहाँ पे इनफैक्ट ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि वहाँ पे सरकार पुदुचेरी में गिरी थी कांग्रेस के वजह से। यहाँ पे इनफैक्ट हम देख सकते थे कि वहाँ पे बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही, पुदुचेरी में भी इनफैक्ट बीजेपी और एनआर कांग्रेस वहाँ पे लीडिंग में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। केरला की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 140 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें से 92 एलडीएफ में है और इनफैक्ट यूडीएफ के साथ 44 कॉन्स्टिट्यूंसी है। बीजेपी 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से लीड कर रही है। तो ये अभी का जो है रुझान है। तो हम देख सकते हैं कि आगे पीछे थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, मगर अभी से एमके स्टालिन को कई सारे लीडर्स ने इनफैक्ट कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया है। उनको विशेष के मैसेज आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएमके के पार्टी कार्डर्स बहुत ही उत्साह के साथ हैं। हम देख सकते थे कि सुबह से पार्टी के कार्डर्स में जोश का माहौल था। अलायंस पार्टीज के मेंबर्स भी लगातार उनको विश कर रहे हैं। तो देखना ये आगे होगा कि कितने नंबर पर टैली होते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे 200 से 500 से 1000 के बीच में यहाँ पे इनफैक्ट डिफरेंस देखा जा रहा है। तो वो सब जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है स्विंग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो डीएमके का अगर ग्रोथ की बात की जाए तो लास्ट टाइम से अभी 44 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ग्रोथ हुआ है। मतलब लीडिंग की अगर बात की जाए, जो अभी करंट एनालिटिक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले इलेक्शन से अभी का जो रुझान है उसकी तरफ अगर बात की जाए तो 44 सीट्स में लीड देखने को मिल रहा है। तो ये एक साधारण लीड नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल लीड है। किसी के समर्थन नहीं चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। बहुत ही बड़े बहुमत के साथ डीएमके आ रही है, क्योंकि 10 साल बाद आ रही है पावर में। इससे पहले 10 साल का एक डिफरेंस था डीएमके के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम देख सकते हैं कि अब एमके स्टालिन पहली बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि इससे पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके पिता करुणानिधि के नेतृत्व में जब वे चीफ मिनिस्टर थे, अब पहली बार एमके स्टालिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पद ग्रहण कर सकते हैं जब वे विन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि अभी से इनफैक्ट उनका जो कंफर्ट लेवल है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मगर ऐसा भी है कि कई सारे लीडर्स जो डीएमके के हैं, जैसे दुरईमुरुगन। ठीक है, चलिए श्री प्रपंच आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज तो जो श्री प्रपंच बातें कर रहे थे, एक टिप्पणी आपकी भी इस पर, क्योंकि करुणानिधि और जयललिता के बाद पहली बार इस तरीके से चुनाव और उसमें स्टालिन द्रविड़ राजनीति के सबसे बड़े हीरो निकलकर सामने आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमके स्टालिन जो है वो जो है इस वक्त तमिलनाडु के सबसे बड़े नेता हैं। और ये पिछले 40-50 सालों का बिल्कुल अलग चुनाव इस लिहाज से है, क्योंकि द्रविड़ की जो पॉलिटिक्स थी उसमें करुणानिधि और जयललिता के पहले एमजी रामचंद्रन, इन तीनों लोगों का वर्चस्व था। ये पहला चुनाव है जिसमें करुणानिधि भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं और जिसमें जयललिता भी नहीं है। और उसके बाद करुणानिधि के बाद की पीढ़ी एमके स्टालिन वहां पर है। तो स्टालिन का जीतना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो आज की तारीख में सवाल सबसे बड़ा खड़ा होने वाला है वो ये कि क्या एआईएडीएमके जयललिता की अनुपस्थिति में सत्ता के बाहर रहकर क्या अपने आप को बनाए रख पाएगी या बनाए नहीं रख पाएगी, क्योंकि जयललिता की एआईएडीएमके में ऑलरेडी 3 तरीके के खिंचाव दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो ईपीएस जो उनके मुख्यमंत्री अभी तक है उनकी तरफ का खिंचाव है। दूसरा ओपीएस जो पी पनीरसेल्वम, उनकी भी महत्वाकांक्षा है पार्टी का नेता बनने की। और तीसरी शशिकला और उनके कुटुंब के लोग। अब ये तीनों खिंचाव टेंशन जो है वो कैसे एआईडीएमके को आने वाले समय में सत्ता संघर्ष में बदलेगी, किस तरीके से पार्टी पर किस नेता का वर्चस्व होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या इस दौरान एआईएडीएमके बिखर जाएगी या बचेगी, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस स्थान को भर पाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल पैदा होगा। एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है राहुल जी की करुणानिधि और जयललिता दोनों बड़े कद के नेता निश्चित तौर पर, लेकिन दोनों फिल्मी सितारे भी रहे। पहली बार कोई इस तरीके से खुलकर सामने आया जो गैर फिल्मी है, लेकिन वो सबसे बड़ा इस वक्त राजनीतिक हीरो साबित हो रहा है। जी हाँ, लेकिन वो अपने साथ एक पूरी पैतृक परंपरा लेके आया है। तो आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से तमिलनाडु राजनीति में एक तो ये है कि वो द्रविड़ राजनीति के भीतर ही वहां का परिवर्तन हो रहा है।
तो कोई राष्ट्रीय पार्टी केवल एक दो उसको छोड़कर कहीं पर अगर किसी को मिल जाए तो अब वहां उसकी कोई गुंजाइश अब भी बनी नहीं है। तमिलनाडु पूरी तरह से क्षेत्रीयता की भावनाओं की जकड़ में अभी है और द्रविड़ राजनीति, द्रविड़ भावना ही वहां की सबसे प्रमुख मुख्य धारा है, भावनात्मक और राजनीतिक मुख्य धारा है। अब वहां पर एक नए तरह का पुत्रोदय हम देख रहे हैं। स्टालिन पहली बार एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके अपने बेटे भी वहां जीतते नजर आ रहे हैं। तो वहां जो एक पैतृक परिवारवादी राजनीति भी डीएमके में जो हम देखते रहे हैं कई पीढ़ियों से, वो भी अभी बनती आपको हमको दिख रही है। तो एआईडीएमके के बारे में कई बार ये लग रहा था कि वो सूपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे कि तमिलनाडु की परंपरा रही है कि बिल्कुल रोड रोलर मेजोरिटी वो देती है जिसको भी जिताती है, वो नहीं हुआ है। तो अपने इन बिखराव के कारण और 3 अलग अलग ध्रुव होने के बावजूद एआईडीएमके ने एक मजबूत जमीन बनाकर अपनी रखी है, वो बचा रखी है, इसलिए वो बहुत जल्दी बिखर जाएगी ऐसा मुझे अभी नहीं लगता। आपसी खींचतान वहां रहेगी, लेकिन एक मजबूत विकल्प के रूप में अभी अन्ना द्रमुक तमिलनाडु में बनी रहेगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन आशुतोष मेरी दिलचस्पी तो इस वक्त नंदीग्राम में है। वहां पर T20 का मुकाबला चल रहा है, कभी ममता बनर्जी आगे, कभी शुभेंदु अधिकारी आगे। निश्चित तौर पर ये अपने आप पे पूरे देश की नजर नंदीग्राम पे जरूर लगी हुई है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर वहां चुनाव हारती तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ममता बनर्जी वहां पे चुनाव हारेंगी। तगड़ी लड़ाई जरूर है वहां पे, और शुभेंदु अधिकारी का अपना गढ़ है, और वहां पे जिस तरीके का पोलराइजेशन किया गया और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की बात वहां पे की गई, वो अपने आप में भारत की राजनीति के लिए एक खौफनाक क्षण है। और उस पर इलेक्शन कमीशन को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई की नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरा अपना मानना यह है कि ये जो पश्चिम बंगाल की पूरी लड़ाई थी, ये ममता बनर्जी के नाम पे लड़ी गई है। नंदीग्राम में हारती हैं या जीतती हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज की तारीख में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं। अगर वो हार भी जाएंगी तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वही रहेंगी, वही पार्टी चलाएंगी और उन्हीं के नाम पे वहां पे चीजें चलेंगी। नहीं, लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, अगर हार जाती हैं आशुतोष, फिर तो शिवाजी की फिल्म का वो डायलॉग गढ़ आया पर सिंह गया। जी बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पे वैसी स्थिति नहीं पैदा होने वाली है। मुझे अभी भी इस बात का पूरा विश्वास है। हाँ, कुछ इलाके हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, कुछ इलाके हैं जहां ममता बनर्जी का बड़ा हस्तक्षेप है। इवन कि जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी लोग कह रहे थे कुछ इलाके हैं जहां बिल्कुल एंटी ममता बनर्जी का मूड है, कुछ इलाके हैं जहां बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल नंदीग्राम में मुस्लिम वोटर के साथ साथ जो नंदीग्राम की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो ममता बनर्जी अगर साथ नहीं छोड़ेंगी तो ममता बनर्जी हारेंगी। आशुतोष मैं थोड़ा सा रोकता हूं आपको, संजय राउत इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। राज्य की कमान संभालने को भी है, ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। देखिए, प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी थी, सबको मालूम है। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी देश में कोरोना का संकट होते हुए भी कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ जिस तरह से रैलियाँ, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन सब कुछ हो रहा था, हम लड़ाई लड़ रहा था पूरा देश कोरोना को हराने के लिए, लेकिन वहाँ बीजेपी लड़ रही थी ममता को हराने के लिए। ममता तो नहीं हार सकती, लेकिन पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। तो आपको क्या मिला? देश को आपने क्या दिया पश्चिम बंगाल के चुनाव के बदले में? तो कोरोना दिया है। अब उसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है। मेरा इतना ही कहना है कि अब जो हुआ चुनाव हो गया है। ममता दीदी ने एक बार साबित कर दिया है कि दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे पश्चिम बंगाल हो या चाहे दूसरे। वहाँ की जनता जो होती है, वहाँ की जनता तय करती है। वहाँ की रीजनल पार्टी तय करेगी देश की राजनीति आने वाले दिनों में। ये सबक आज पश्चिम बंगाल से पूरे देश की राजनीति को गया। राहुल साहब, संजय राउत को आप सुन रहे थे। राहुल जी, अब ये तो बातें होंगी, बीजेपी पर हमला होगा,
इस हार के पीछे कोरोना की भी बातचीत होगी और आरोप लगाए जाएंगे कि आपने चुनाव के बहाने कोरोना दे दिया इस देश को। लेकिन संजय राउत ने बोलते समय इस बात का जिक्र नहीं किया कि ममता बनर्जी ने भी चुनावी रैलियां की, उन्होंने भी रोड शो किए। उनकी रैलियों में कौन से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो गया? बिल्कुल सही बात है। और एक बहुत मोटी बात है कि जो जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो इस जिम्मेदारी से बच ही नहीं सकते कि उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का, सावधानियों का पालन नहीं किया, ना अपने नियमों से करवाया। लेकिन उतनी ही जिम्मेदार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी है पश्चिम बंगाल की लिहाज में, क्योंकि वो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी थी, स्थानीय चीजें उनके हाथ में थी और अपने लोगों को एक बेहतर उदाहरण पेश करना भी उनके हाथ में था। तो अब किसी को ये अधिकार नहीं बनता कि वो दूसरी पार्टी को कहे कि आपने ये नहीं किया, जबकि जो उसने भी वही किया हो। हर पार्टी ने किया है, केवल बंगाल में ही नहीं, जहां जहां चुनाव हुए वहां पर हमने देखा, वहां पर बड़ी रैलियां हुई, हर बड़े से बड़े नेता ने वो की। और हमने देखा कि लोग जो ट्रकों पर प्रचार कर रहे थे, बड़े नेता वो भी ट्रक पर भी मास्क कई बार नहीं लगा रहे थे। तो चुनाव में सब कुछ, सारी सावधानियों को ध्वस्त किया गया है। सब उसके लिए साझा जिम्मेदार हैं और पूरे देश को और इन प्रदेशों को उसकी कीमत आज भी चुकानी पड़ रही है। तो ये एक कलंक रहेगा इस हमारी पूरी राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर, तो हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति के ऊपर। और इसमें एक जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग को भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि उसने सारी ताकत अपने पास होते हुए भी सख्ती से ये सावधानियां, प्रोटोकॉल लागू नहीं किया। ठीक है आशुतोष, यही सवाल आपसे, क्या कोई पार्टी, कोई नेता ये कहने की स्थिति में है कि साहब हमने पालन कर लिया, हमारी वजह से कोरोना नहीं फैला, आपकी वजह से फैल गया? राहुल गांधी ने केरल में खूब रैलियां की, खूब वहां पर चुनाव प्रचार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल एक बार आए, उसके बाद कह दिया कि उन्होंने कि हम चुनावी रैलियां नहीं कर रहे हैं कोरोना के मद्देनजर। ध्यान तो किसी ने नहीं दिया। देखिए, मैं इस पे बहुत खुल के लिख चुका हूं, बहुत खुल के बोल चुका। मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान के पॉलिटिकल क्लास ने इस देश के साथ धोखा किया है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, हिंदुस्तान के राजनेताओं ने इस देश की जनता के साथ धोखा किया है। अगर कोरोना अगर इस देश के अंदर ये तय होना चाहिए था कि चुनाव होना ज्यादा जरूरी है या फिर लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, नेताओं ने तय किया कि चुनाव होना ज्यादा जरूरी है, चुनाव लड़ना ज्यादा जरूरी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी लेना ज्यादा जरूरी है, सत्ता लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चुनाव आयोग चुपचाप बैठा रहा। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है और चुनाव आयोग के लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी हाई कोर्ट ने यह कहा है कि कोरोना फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इनके लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्टैंडर्ड टीएन सेशन ने रखा था उसका 1/10वां हिस्सा भी आप लोग नहीं दिखा रहे हो और आप लोग हमें टीएन सेशन बनने के लिए मजबूर मत करिए। अगर कोई और चुनाव आयोग होता, अगर किसी और समय के चुनाव आयुक्त होते तो इन लोगों को अपने पद से इस्तीफा देके बैठ जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान में 4 लाख कोरोना के पेशेंट पर डे आ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोगों की जानें जा रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव की वजह से ही सब कुछ फैल गया है, लेकिन जो नियम थे, जो कानून थे, अगर उसका पालन किया गया होता तो आज जो हालत इस देश के अंदर कोरोना की है उसमें बहुत कमी होती, बहुत कम लोगों की जाने जाती। नहीं, चुनावों की वजह से फैला तो है ना आशुतोष। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव का जिक्र मुझे याद आ रहा है। इसको लेकर याचिका जारी की गई कि मतगणना ही टाल दी जाए। कई सारे टीचर्स मौत काल के गाल में समा गए। 700 लोगों की जो टीचर संघ है वहां पे 700 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी की है कि 700 लोगों की मौत हुई है जो शिक्षा मित्र थे, जिन्होंने चुनाव में एक पदाधिकारी की भूमिका निभाई थी, कंडक्ट करा रहे थे। ये लिस्ट उन्होंने जारी की, हमने नहीं जारी की है। आप सोचिए इस देश के अंदर क्या हो रहा था। लोग चुनाव लड़ रहे थे, जान बचाना प्यारा नहीं है। इस देश के राजनेताओं ने इस देश के साथ धोखा किया है, मैं फिर कहना चाहता हूं। ठीक है, निश्चित तौर पर आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धीरेन्द्र भी हमारे साथ हैं, श्री प्रपंच भी हमारे साथ हैं, राहुल जी भी हमारे साथ हैं, आशुतोष भी हमारे साथ हैं। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।